बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चेंज इन रेशो के कुछ जो टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किए थे। मैंने कहा था कि इनको नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये येलो हाईलाइटेड है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये आपको आसान रहेगी। और आइए हम इसको जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे उसको हम कोशिश करते हैं समझने की। तो चेंज इन रेशो का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें ये एक लाइन थी कि सम टाइम द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी बाज़ दफ़ा जो पार्टनर्स होते हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग उनकी रेशो है उसको वो चेंज कर लें। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये किसी नए पार्टनर के आने की वजह से है, तो उसका आंसर था नहीं। तो फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो इस वजह से ये चेंज इन रेशो हो रही है, तो उसका आंसर था नहीं। तो क्या किसी पार्टनर की डेथ हुई है उसकी वजह से ये चेंज इन रेशो हो रहा है, तो उसका आंसर था नहीं। तो फिर ये बात समझ नहीं आती कि ना कोई पार्टनर नया आया, ना किसी की रिटायरमेंट हुई, ना किसी की डेथ हुई, क्योंकि अगर ये होता है तो ऑब्वियसली उनकी चेंज इन रेशो तो होनी ही होनी है। तो वो बात तो समझ आती है। लेकिन अगर ये केस नहीं है, फिर चेंज इन रेशो क्यों हो रही है, उसका आंसर ये है कि इफ़ द चेंज इन रेशो इज नॉट ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, देन द चेंज वुड बी बिकॉज ऑफ वर्क लोड। कि जब एक पार्टनरशिप की जाती है, एक बिजनेस जब किया जाता है, तो उसमें सपोज कर लें कि दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। तो पहले ए और बी जो है वो इक्वली एक जो वर्कलोड था उसको शेयर कर रहे थे। लेकिन बाद में बी जो है उसके कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा है बिजनेस को। तो पार्टनरशिप को अगर सक्सेसफुली लेके चलना है तो उसका रूल यही होता है कि किसी पर बर्डन ना डाला जाए और जो चीज़ें हैं वो इक्वली चलती रहें शेयर करके। या अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको अगर बेनिफिट उसका ज़्यादा मिले तो प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन अगर किसी पर बोझ भी डाला जाएगा, उसको बेनिफिट भी नहीं होगा, तो फिर उसमें क्लैशेस आएंगी और फिर पार्टनरशिप ब्रेक होगी। तो उसके लिए रूल फिर यही है कि जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको फिर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा जाना चाहिए। तो अब चूंकि बी की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उसका जो काम था वो ए कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा जाना चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हम अपनी जो रेशो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें हम कहते हैं कि ये चेंज इन रेशो हो रही है। मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट का भी फैक्टर हो सकता है कि पहले उन्होंने इक्वली इन्वेस्ट किया था, लेकिन बाद में जो है वो ए अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाता है, वो कहता है बी को कि तुम भी लाओ। वो कहता है मेरे पास नहीं है, तो वो कहता है ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा शेयर भी फिर ज़्यादा होगा। तो उस केस में भी उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट की बेस पे चेंज हो सकती है, या वर्क को बैलेंस करने के लिए उसकी बेस पर चेंज इन रेशो हो सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो जब हम चेंज इन रेशो की बात करते हैं स्पेसिफिकली इस सिनेरियो में, तो उससे मुराद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ अगर केस नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर उनके वर्क लोड जो है उसको बैलेंस करने के लिए चेंज इन रेशो की जा रही है। तो ये वो सिनेरियो, तो ये बात समझ आ गई होगी कि ये चेंज इन रेशो क्यों हो रही है। ओके, अगली एक लाइन या एक अगले स्टेटमेंट हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी, जिसमें ये लिखा था कि द चेंज इन रेशो विल ईदर इंक्रीज, डिक्रीज और ब्रिंग नो चेंज। कि जब चेंज इन रेशो होता है तो या तो उससे इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है या कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें ये बात तो समझ आती है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक का गेन हो रहा है तो दूसरे का जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, वो बात समझ आती है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि ब्रिंग नो चेंज का क्या मतलब है यहाँ पे। व्हाट डज इट मीन दैट ब्रिंग नो चेंज? सो हाउ? ठीक है, तो चेंज रेशो, क्योंकि एक अगर गेन कर रहा है तो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि उनके रेशो में किसी के रेशो में चेंज ना आए? तो ये जब दो पार्टनर्स होंगे तब तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक का गेन है तभी कि दूसरे का सेक्रीफाइस है। ये एक का सेक्रीफाइस है, दूसरे का गेन है, तो उसमें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें किसी में चेंज ना आए। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है अगर तीन पार्टनर हो, चार पार्टनर हो, पांच पार्टनर हो, छः हो, सात हो, इससे ज़्यादा हो, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि किसी दो की चेंज हो रही हो और एक की ना हो रही हो, या किसी तीन की हो रही हो चौथे की ना हो रही हो, या किसी तीन की हो रही हो लेकिन दो की ना हो रही हो। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है उस केस में ऐसा मुमकिन है। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल से हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन रेशियो
1 2 3 इस रेशो में ये पार्टनर्स हैं. लेटर ऑन द चेंज इन द रेशो वुड वाज मेड एज, बाद में उसमें रेशो में चेंज कर दिया गया. अब उनकी रेशो हो गई 3 2 1. ठीक है. अब इस केस में ये है उनकी ओल्ड रेशो, ये है उनकी न्यू रेशो. अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि रेशो में किस में इंक्रीज आया, किस में डिक्रीज आया और किस में नो चेंज आया. तो पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ये पॉइंट में. तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ओल्ड रेशो. अगर हम सम ऑफ ओल्ड रेशो करें तो इन रेशोज का हम सम कर लेते हैं. 1 + 2 + 3 = 6, 3 + 3 = 6. तो शेयर ऑफ ए बनेगा 1/6, यानी 6 अगर टोटल शेयर है तो उसमें से एक हिस्सा ए लेके जा रहा है, तो ए का शेयर कितना है 1/6. अगर टोटल शेयर 6 है तो बी कितना लेके जा रहा है, उसमें से 2, तो उसका शेयर बनेगा 2/6. टोटल शेयर अगर 6 है तो सी उसमें से कितना लेके जा रहा है 3, तो इसका मतलब उसका शेयर बनेगा 3/6. सो अंडरस्टूड, ये उनके शेयर्स आ रहे हैं. अब नई रेशो उनके दरमियान क्या डिसाइड हुई, लेटर ऑन उनकी रेशो चेंज होती है, तो उसमें चेंज इन द रेशो वाज मेड, तो 3 2 1 हो जाती है. तो इसका भी हम सम कर लेते हैं. न्यू रेशो का सम ऑफ न्यू रेशो होगी 3 + 2 + 1, इसका भी 6 आ जाएगा. तो अब उनके जो शेयर बनेंगे, अब नया शेयर जो न्यू शेयर होगा ए का, शेयर ऑफ ए, वो होगा 3/6, बी का होगा 2/6 और सी का होगा 1/6. अब जब हम ये देखते हैं कि किसको गेन हो रहा है किसको लॉस हो रहा है, तो हम उनकी ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है. तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ए का जो शेयर है वो 1/6 है ओल्ड, जबकि न्यू है उसका 3/6. अब इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, कि यहाँ उसको 6 में से 1 मिल रहा था, यहाँ उसको 6 में से 3 मिल रहा है. ये बिल्कुल यूँ समझ रहा है जैसे हम हमारे मार्क्स होते हैं, किसी के 6 नंबर का टेस्ट हुआ है तो उसमें किसी के 6 में से 1 नंबर आया और किसी के 6 में से 3 आया, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो किसके ज़्यादा है, लगाया जा सकता है ना. ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि इसको 6 में से 1 मिल रहे हैं, इसको 6 में से 3 मिल रहे हैं, तो किसको ज़्यादा मिले, ऑब्वियसली इसके ज़्यादा है. तो इसका मतलब इसको गेन हो रहा है, तो इसका इंक्रीज़ है. तो जब गेन होता है तो उसमें हम गेन कैसे निकालते हैं, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो यानी 3/6 माइनस 1/6 करेंगे तो हम उसमें से निकाल सकते हैं कि उसको नई जो गेन हो रहा है वो कितना, किस प्रोपोर्शन से गेन हो रहा है को. इसी तरीके से इसको देखना है तो इसकी पहले रेशो क्या आ रही है 2/6, अब कितनी है 2/6. तो इसका मतलब अगर इस पर, क्योंकि ये है वो नो चेंज वाला, कि इसकी पहले भी 2/6 थी, ये 6 में से पहले भी 2 ले रहा था, रेशो चेंज हुई लेकिन इसकी रेशो में कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब 2/6 माइनस 2/6 करें तो 0/6 = 0. इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब बी वो पर्सन है जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि द चेंज इन द रेशियो विल ईदर इंक्रीज, डिक्रीज और ब्रिंग नो चेंज. सो इट शुड बी क्लियर. सो ओके, सी, द शेयर ऑफ सी, इसका अब क्या है, इसका पहले था 3/6, अब कितना हो गया 1/6. इसका मतलब इसको कम, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. पहले ये ज़्यादा ले रहा था, अब ये कम ले रहा है, तो इसका मतलब इसका ओल्ड ज़्यादा है, तो इसकी सेक्रीफाइसिंग हो रही है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं, तो 3/6 माइनस 1/6 करेंगे तो उसका सेक्रीफाइस आएगा. तो जितना इसका गेन है उतना इसका सेक्रीफाइस है, क्योंकि सेक्रीफाइस का सम गेनिंग के सम के इक्वल होता है. तो ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा. एक पॉइंट जो है वो और है, वो ये था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो गुडविल का कुछ प्रोपोर्शन उसको देता है, तो वो उसको गेन रहा है, उल्टा पैसे वो दे रहा है, तो उसको फिर गेन किस चीज़ का है, वो एक क्वेश्चन था. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. बस ये थी एक छोटी सी वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ. हाँ, एक चीज़ और कि इसकी वीडियो के आखिर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए. और उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपको समझ आते हैं तो उसका आपने क्या करना है कि आपने हमारे साथ कमेंट्स में उनके आंसर शेयर कर लेंगे. ठीक है, उसमें आपने ये लिखना है कि आंसर टू द वीडियो क्वेश्चन, और आगे आपने उसका आंसर लिख देना है. मतलब मैं आपको दिखाऊँगा कि कुछ फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर के पार्टनर्स हैं. फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कह देता हूँ, पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर चेंज इन रेशो हो तो क्या सबकी रेशो चेंज हो जाती है. आपने आंसर देना है यस या नो में. अगर चेंज इन रेशो हुई है तो क्या जितने पार्टनर होंगे क्या सारों की रेशो चेंज होगी. तो आपको इस वीडियो से ही उसका आंसर पता चलता है. तो यस या नो में आप मुझे बताइए कि होगी या नहीं होगी. दूसरा क्वेश्चन है कि अगर
4 पार्टनर्स हैं और एक उनकी रेशो है 1:2:3:4, जबकि बाद में उनकी चेंज होती है और वो हो जाती है 4:3:2:1। तो इसमें बताइए कि नो चेंज कौन से पार्टनर का है। अगर आप इनको सीक्वेंस कर लें कि ए, बी, सी और डी, तो आप आंसर बताइए कि ए, बी, सी या डी में से किस में चेंज नहीं आ रहा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है 1:2:3:4:5 और बाद में चेंज होती है और वो हो जाती है 5:2:3:1:4, तो इस केस में किस में चेंज नहीं आ रहा है। और आपने इनको पार्टनर्स को नाम दे लेने हैं ए, बी, सी, डी और ई। उसके हिसाब से आप क्वेश्चन इन वीडियो और आगे आप उसको बता सकते हैं कि ए में चेंज नहीं आएगा या बी में चेंज नहीं आएगा या सी में, जो जिस भी आपको लगता है। ये है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको एमसीक्यूज इस तरह का कोई भी आ गया तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। बस ये थी वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि उसको हम मजीद इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।